Looking for a comprehensive revision of wave optics for Class 12 Boards? Ignited Minds Tutorials has got you covered with their latest video upload. This informative tutorial may cover topics such as concepts and previous year's questions for CBSE Class 12 Boards and MH State Board. Wave optics can be a challenging topic for many students, but with this tutorial, you can gain a better understanding of the subject. Whether you're preparing for your board exams or simply want to deepen your knowledge, this video is a valuable resource. With easy-to-understand explanations and practical examples, you can boost your confidence and excel in wave optics. So, don't miss out on this opportunity to enhance your learning and ace your exams. Check out the Ignited Minds Tutorials video on wave optics revision today and take your understanding of the subject to the next level. Knowledge is power, and this tutorial is your key to unlocking a deeper understanding of wave optics. Don't wait any longer, start watching now and ignite your mind with valuable insights. आती है क्या Huygens wave theory. Ideally I should just be taking prelims now, but I'm still going ahead and taking the revision so that थोड़ा brush up आपका हो जाए. पढ़ी नहीं है तुम क्या कर सकते हैं. According to Huygens principle, तो आपका भाई साहब यहाँ पे Huygens principle पे ये तो प्रिंसिपल चीजें हैं भाई साहब, ठीक है. ये वेवलेट्स जो है वेव फ्रंट बनाएंगे. इन वेवलेट्स के अगर हम ज्वाइन करें तो ये वेव फ्रंट बन जाएंगे. The locus of all particles of the medium vibrating in the same phase is called the wave front. Forward envelope of the secondary wavelets at any instant gives the wave front. ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब आपका. टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट देख लो भाई साहब. स्फेरिकल वेव फ्रंट है, ये आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट हो गया, ठीक है. पॉइंट सोर्स है तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी 1/r². इसको चाहे तो लिख लीजिए अगर आपने नहीं लिखा रहेगा तो. सिलिंड्रिकल अगर है तो इंटेंसिटी इज 1/r. ये r आपका भाई साहब बेसिकली डिस्टेंस है, ठीक है. और एक्सटेंडेड लार्ज सोर्स और अ पॉइंट लाइन सोर्स वेरी लार्ज डिस्टेंस आपका I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁻0 मतलब 1, ठीक है. तो ये आपके स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल और प्लेन वेव फ्रंट है. यहाँ पे देखो आपका ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है. इस पे क्वेश्चन बन जाएगा आपका या तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, आपको हाइगेन्स प्रिंसिपल से प्रूव करने का, ठीक है. तो उसको प्लीज देख लीजिएगा. रिफ्रैक्शन ऑफ अ प्लेन वेव फ्रंट यूजिंग हाइगेन्स प्रिंसिपल, रिफ्लेक्शन ऑफ अ प्लेन वेव फ्रंट यूजिंग हाइगेन्स प्रिंसिपल. तो आप करेंगे क्या, आपने भाई साहब ऐसे ड्रॉ किया दो पैरेलल रेस, यहाँ पे आप एक परपेंडिकुलर डाल देंगे. इसका मतलब क्या हो गया, ये वेव फ्रंट जब ए पे पहुंच गया तो दूसरा वाला जो पोर्शन है वो बी तक ही पहुंचा है, ठीक है. अभी आप क्या करोगे भाई साहब, अभी आपने यहां से एक रेडियस लिया और इसको ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है. तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका क्या, v1 इंटू टी. जैसे आपका टी, तो जो भी आपका v1 है इंटू टी हो गया. ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड जो लाइट का है इन मीडियम 1 दैट इज v1 इंटू टाइम टेकन टू रीच दिस प्लेस, तो v1t हो गया. उसी टाइम पे, ठीक है, नेक्स्ट मीडियम में आपका v2 हो गया भाई साहब स्पीड, और ये हो गया टाइम सेम रहेगा t. तो आपका ae का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई साहब, ae का वैल्यू हो जाएगा v2 इंटू टी और bc का वैल्यू हो जाएगा v1 इंटू टी. ठीक है, क्लियर है भाई साहब. ओके, अभी आपको भाई साहब यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ अ प्लेन वेव फ्रंट यूजिंग हाइगेन्स प्रिंसिपल ये आपको प्रूव करना है, ठीक है. साइन आई की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी बोलो. इस ट्रायंगल में देखो ये वाला एंगल अगर आई है तो ये वाला एंगल आई हो जाएगा, ये वाला एंगल अगर आर है तो ये वाला एंगल भाई साहब आपका आर हो जाएगा, ठीक है. क्लियर है, ओके. तो साइन आई की वैल्यू बोलो ना, बोलो, अरे भाई साहब बोलो. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज हाउ मच, बीसी अपॉन एसी. बीसी की वैल्यू कितनी है v1/t अपॉन एसी. चलो भाई साहब साइन आर की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, ae अपॉन एसी, ae अपॉन एसी. तो ae की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, v2t अपॉन एसी, ठीक है. तो साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर, तो ये हो गया आपका v1t बाई एसी अपॉन v2t बाई एसी, ठीक है. तो ये आपका t और t कैंसिल हो गया, v1 बाई v2 हो गया. ये यही साइन आई बाई साइन आर क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, v1 अपॉन v2 हो गया, ठीक है. तो ये आपका एक कांस्टेंट हो गया, ठीक है. साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस विल बी अ कांस्टेंट. व्हाई इज इट अ कांस्टेंट, बिकॉज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम्स इज अ कांस्टेंट, ठीक है. मैं बहुत एकदम डिटेल में आपको ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि अपन कवर कर चुके हैं, लेकिन इस तरह से आपको ये दिखाना है. आपको क्या करना है, ये v1 t रेडियस से यहाँ पे एक ऐसा दिखाना है और सिमिलरली यहाँ पे एक ऐसा दिखाना है. अभी आपका ये नया वेव फ्रंट हो गया. यहां से टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये नया वेव फ्रंट हो जाएगा भाई साहब आपका, ठीक है. जैसे ये पहले का वेव फ्रंट था वैसे ये वाला नया वेव फ्रंट हो जाएगा.
आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, टाइम क्या है, 20 मिनट लेने हैं आप। रिफ्लेक्शन ऑफ अ प्लेन वेव फ्रंट यूजिंग हाइगेन्स प्रिंसिपल। अभी रिफ्लेक्शन को कैसे प्रूव करेंगे? यहाँ पे आपका इंसिडेंट एंगल हो गया, ये हो गया भाई साहब आपका इंसिडेंट रे, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट हो गया, ये रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। अभी रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट में कैसे ड्रॉ करेंगे हम भाई साहब? तो यहाँ पे देखो इंसिडेंट रे यहां से यहां पहुंचा, उस टाइम पे इधर से एक परपेंडिकुलर डालो इस पे, तो उस टाइम पे इस इंसिडेंट रे का जो कॉरेस्पॉन्डेंस है वो बी तक ही पहुंचा है, ये तक पहुंच गया, लेकिन वो कहां तक पहुंचा है, बी तक पहुंचा है, ठीक है, ओके। अभी बाय द टाइम दिस गेट्स रिफ्लेक्टेड, मतलब ये ए से ई में पहुंचा, तब तक ये बी से सी में ही पहुंचा है। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके। अगर ये भाई साहब आपका आई है, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल आपका आई हो जाएगा। अगर ये भाई साहब आपका आर है, ठीक है, तो ये वाला एंगल आपका क्या हो जाएगा, आर, ठीक है, ओके। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू आर, ये आपको प्रूव करना है भाई साहब। कैसे प्रूव करेंगे? इन दोनों ट्राइंगल्स को उठाकर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दीजिए। क्यों? क्यों? क्योंकि भाई साहब ए ई की वैल्यू क्या हो जाएगी उसी टाइम पे ना, मीडियम तो सेम है, मतलब आपका वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इन मीडियम वन, यहाँ पे कहा मीडियम टू, यहाँ पे तो कोई रिफ्रैक्शन हो नहीं रहा है, तो काहे का मीडियम टू, ठीक है। तो ये हो गया ए इज इक्वल टू बी टी। अभी बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, उतने ही टाइम पे ये यहां पे पहुंचा, ठीक है, तो स्पीड इंटू टाइम बी टी। तो मतलब ये आपका ए ई और ये बी सी आपका बराबर, ये आपका परपेंडिकुलर होना ही होना है, क्योंकि यही से तो आप टैंजेंट ड्रॉ करके भाई साहब, ये भी आपका परपेंडिकुलर हो गया, तो ये हो गया आपका राइट एंगल, और ये हो गया आपका ए सी इज इक्वल टू ए सी, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, तो ये आई और ये आर आपका बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? आर बी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, देखो ये आपका आर है, तो ये वाला आपका आर हो जाएगा भाई साहब, तो ये आई और आर आपका बराबर हो जाएगा। दैट्स हाउ वी प्रूव। मैं आपको बोल रहा हूं कि ये एक सवाल आने ही वाला है, इस डेरिवेशन को जरा याद रखिएगा। याद क्या रखना है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना है। रिफ्रैक्शन या तो रिफ्लेक्शन आपको हाइगेन्स लॉ से प्रूव करना है, हाइगेन्स रूल से प्रूव करना है, हाइगेन्स प्रिंसिपल से, ठीक है, ओके ओके ओके। अभी आपका भाई साहब कोहेरेंट सोर्सेज, टू सोर्सेज आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ एंड ओनली इफ दे प्रोड्यूस वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड, तो बहुत जरूरी है कि कोहेरेंट सोर्सेज की सेम फ्रीक्वेंसी होती है एंड हेंस वेवलेंथ एंड हैव अ कांस्टेंट और जीरो फेज डिफरेंस, ठीक है। आपका कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा या जीरो फेज डिफरेंस होगा। फेज डिफरेंस जिसको अपन फाई लिखते हैं, वो या तो जीरो होगा या तो कांस्टेंट होगा, ठीक है। और क्या होगा, सेम फ्रीक्वेंसी होगी। वेवलेंथ अलग अलग हो सकता है, ठीक है, सेम फ्रीक्वेंसी एंड हेंस वेवलेंथ, सॉरी, सेम फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ एंड हैव कांस्टेंट और जीरो फेज डिफरेंस। तो इनकोहेरेंट से तो हम कभी भी दो डिफरेंट लाइट सोर्सेज से इनकोहेरेंट सोर्सेज नहीं प्रोड्यूस कर सकते, ठीक है। इनकोहेरेंट सोर्सेज, two sources are said to be incoherent if they have different frequency and phase difference is not constant with respect to time, ठीक है। पेरेंट भाई साहब घूम रहे हैं, वो लड़का किधर गया भाई साहब, संस्कृत क्लास
जस्ट हाँ आई वाज हाँ ये just हाँ ओके इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस इज व्हाट आपका भाई साहब जब इंटरफेरेंस हो रहा है तो ये वाला इंटरफेरेंस का फॉर्मूला है अगर दो लाइट है जिनकी इंटेंसिटीज I1 और I2 है ये हो गया cos फाइ नॉट ठीक है आपका I1 बाई I2 ये हो जाएगा A1 स्क्वायर बाई A2 का स्क्वायर आई मैक्स बाई आई मिनिमम इस पे सवाल बनेगा ही ठीक है चिंटू पिंटू सवाल है वो आपके एमसीक्यूज में आएंगे ज्यादा करके बहुत बड़ा कोई 5-4 मार्क्स का सवाल नहीं बनेगा लेकिन ये इजीली सॉल्वेबल सवाल है ठीक है आई मैक्स बाई आई मिनिमम I1 प्लस I2 होल स्क्वायर I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर ठीक है जिसको अपन क्या लिख सकते हैं A1 प्लस A2 दैट इज एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल ओके 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 कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भाई साहब जस्ट अ रिफ्रेशमेंट तो आपका भाई साहब यहाँ पे व्हेन बोथ वेव्स आर इन सेम फेज और फेज डिफरेंस इज एन इवन मल्टीपल फेज डिफरेंस भाई साहब क्या है इवन मल्टीपल ऑफ क्या इवन मल्टीपल ऑफ पाई ठीक है तो आपका फेज डिफरेंस ये हो गया 2n पाई ये आपका फेज डिफरेंस है पाथ डिफरेंस क्या होता है व्हाट इज पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में क्या क्या फर्क है अरे चाचा और चाची लोग भाई साहब एकदम सिंपल है ये देखो ये हो गया आपका एक पाथ मतलब वेवलेंथ एक पाथ मतलब अगर मैं बोलूं यहाँ पे पाथ डिफरेंस जिसको अपन जनरली एक्स बोलते हैं ये हो गया आपका लैम्डा और फेज डिफरेंस एक लैम्डा का कॉरेस्पॉन्डिंग कितना होगा 2 पाई अभी कन्वर्ट कर लो जिसको जिसमें कन्वर्ट करना है पाथ डिफरेंस को फेज डिफरेंस में कन्वर्ट करना है फेज डिफरेंस को पाथ डिफरेंस में कन्वर्ट करना है इसको याद रखो भाई साहब अगर आपका पाथ डिफरेंस है लैम्डा तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा 2 पाई ठीक है अब जिसको आप फ्लक्चुएट करना चाहते हैं अकॉर्डिंगली सामने वाला भी फ्लक्चुएट हो जाएगा इतना सिंपल याद रखो ठीक है ओके तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि फेज डिफरेंस आपका कितना होना चाहिए एन इवन मल्टीपल ऑफ पाई ठीक है 2n पाई अगर आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो ठीक है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ऑड मल्टीपल अभी 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2 ले सकते हैं ठीक है सॉरी यहाँ पे 2n और फेज डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ ये होगा आपका 2n लैम्डा ठीक है ये वाला कितना हो जाएगा भाई साहब आपका 2n+1 लैम्डा बाई 2 ठीक है 2n-1 लैम्डा बाई 2 भी हो सकता है 2n+1 लैम्डा बाई 2 भी हो सकता है शर्त ये है कि आपका अगर ऐसा है 2n-1 तो इसमें आपका n का पहला वैल्यू क्या होगा 1 ठीक है n का पहला वैल्यू होगा यहाँ पे 1 और अगर आप यहाँ पे 2n+1 ले रहे हैं लैम्डा बाई 2 तो n का पहला वैल्यू क्या हो जाएगा चेक चेक जल्दी जल्दी देखो 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 जीरो ठीक है जीरो हो जाएगा दोनों एक ही हैं ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 कहीं पे आपका 2n-1 लैम्डा बाई 2 या यहाँ पे 2n+1 लैम्डा बाई 2 अगर 2n-1 लैम्डा बाई 2 लिया है आपने तो ऑब्वियसली n की पहली वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी भाई साहब 1 ठीक है और अगर आपने n ऐसा लिया है तो n की पहली वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 0 ठीक है मुद्दे की बात यह है कि ये एक ऑड मल्टीपल होगा लैम्डा बाई 2 का ठीक है ओके 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 चलिए भाई साहब यहाँ पे पाथ डिफरेंस इज एन इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 when time when time difference is even multiple of 2 by 2 okay in this condition the resultant amplitude तो आपका देखो टाइम डिफरेंस इज एन इवन मल्टीपल जब भी आपका टाइम डिफरेंस क्या होगा इवन मल्टीपल ऑफ t by 2 होगा ठीक है आपका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा किसी भी दो वेव्स का ठीक है ओके डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा भाई साहब जब फाई जो है वो हो आपका 2n-1 इंटू फाई ठीक है तो आपका भाई साहब 2n माइनस मतलब पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा तो आपका फेज डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए 2n पाई डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस भाई साहब कितना होना चाहिए 2n-1 इंटू पाई या 2n+1 इंटू पाई भी ले सकते हैं ठीक है पर शर्त है कि भाई साहब आपका n का वैल्यू वैसे ही लेना पड़ेगा मतलब अगर 2n-1 लिया है तो n की पहली वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब 1 और अगर 2n+1 लिया है तो n की पहली वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी भाई साहब 0 ठीक है दोनों भी चलेगा अभी यहाँ पे पाथ डिफरेंस की बात कर रहे हैं पाथ डिफरेंस जिसको डेल्टा लिख सकते हैं एक्स लिख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो
ये 2n पाई है ना, तो लैम्डा कितना हो जाएगा भाई साहब? देखो यहाँ पे आपका 2 पाई मतलब होता है लैम्डा, तो भाई साहब 2n पाई कितना हो जाएगा? n लैम्डा। समझे, समझ में आ रहा है भाई साहब? n लैम्डा, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? 2n अगर मैं यहाँ पे लिखूं भाई साहब 2n प्लस 1 इंटू पाई, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा, 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा, तो ये हो जाएगा 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? इंटू लैम्डा बाई 2, आई एम सो सॉरी, 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 या 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, ठीक है। ओके, when part difference is an odd multiple of lambda by 2, तो आपका part difference कितना हो जाएगा? 2n minus 1 into lambda by 2, ठीक है। ओके ओके ओके, तो आपका देखो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, ये है आपका भाई साहब क्या? nth फ्रिंज, तो ये आपका भाई साहब nth फ्रिंज हो गया। इसको अपन डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन्स बोलते हैं, विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर डी। द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर डी, ठीक है। और बोलो भाई साहब, तो यहाँ पे अगर देखो, ड्यूरिंग यंग ऑब्जर्व द ब्राइट एंड फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन, ठीक है। ओके, तो डिस्टेंस ऑफ द nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, ये क्या हो जाएगा भाई साहब? n d lambda by d, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ द nth डार्क फ्रिंज विल बी 2n minus 1 d lambda by 2d, ठीक है। एक्चुअली में क्या हो जाएगा भाई साहब? ये 2n minus 1 lambda by 2 होगा ना, इंटू d, ठीक है। और आपका भी सब ये d, तो n lambda d by d ये हो गया आपका xn डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। nth ब्राइट फ्रिंज विल बी दिस, और भाई साहब nth डार्क फ्रिंज विल बी, डिस्टेंस ऑफ nth डार्क फ्रिंज विल बी 2n minus 1 into lambda d by 2d, ठीक है। पाथ डिफरेंस इज 2n minus 1 into lambda by 2, ठीक है। ये हो जाएगा भाई साहब आपका पाथ डिफरेंस। यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना है? बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेस विल बी n lambda, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2n minus 1 by lambda। फ्रिंज विड्थ कितना हो जाएगा भाई साहब? b, ये दोनों के लिए सेम होगा, फ्रिंज विड्थ दोनों के लिए सेम होगा, d lambda by d, ठीक है। एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगा भाई साहब? एंगुलर फ्रिंज विड्थ मतलब b d by d, दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा बाय d, ठीक है। दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा बाय d। ओके ओके ओके, डिफ्रैक्शन का पैटर्न कब होता है भाई साहब? कोई नैरो स्लिट से जब लाइट होता है तो उसमें डिफ्रैक्शन का पैटर्न हमको दिखता है, फ्रैनहोफर डिफ्रैक्शन है भाई साहब, ये आपको याद रखना है। डिफ्रैक्शन फिनोमिना अगर आप YDSE में अप्लाई कर रहे होंगे, YDSE में, तो फॉर मिनिमा मतलब ऐसा आएगा, देखो ये ऐसा जाएगा ना भाई साहब, ठीक है। ये ऐसा डिफ्रैक्शन पैटर्न आपको ऑब्जर्व होगा, तो भाई साहब मिनिमा मतलब ये, दीज आर ऑल मिनिमास, ठीक है। दीज आर ऑल मिनिमास, दिस इज द सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। तो a sin थीटा n दैट विल बी इक्वल टू n लैम्डा, ठीक है। a sin थीटा n, और फॉर मैक्सिमा a sin थीटा n विल बी इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2। लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा ये हो जाएगा 2 लैम्डा d बाई a। ये a आपका बेसिकली डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन है, यहाँ पे आप d भी लिख सकते हैं, ठीक है। डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स है ये, ठीक है। ये भी भाई साहब आपका डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। एंगुलर विड्थ कितना हो जाएगा? 2 लैम्डा बाई डी, 2 लैम्डा बाई डी, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके, चलिए आपका भाई साहब सैंपल क्वेश्चन पेपर 2023 सीबीएसई में ये सवाल था। इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द पाथ डिफरेंस at a certain point on the screen between two interfering waves is 1/8 of the wavelength. The ratio of intensity at this point to that of the central bright fringe is close to. Okay, तो आप भाई साहब यहाँ पे देखो द पाथ डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे पाथ डिफरेंस मतलब आपका पाथ डिफरेंस एट अ सर्टेन पॉइंट, तो अगर हम यहाँ पे पाथ डिफरेंस लिख रहे हैं और यहाँ पे आप लिख रहे हैं फेज डिफरेंस, ठीक है। तो लेट्स से पाथ डिफरेंस को आपने x से रिप्रेजेंट किया, फेज डिफरेंस को पाई से, ठीक है। मैंने आपको बोला कि पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा होता है तो फेज डिफरेंस कितना होता है भाई साहब? 2 पाई, है ना। पाथ डिफरेंस लैम्डा के लिए फेज डिफरेंस 2 पाई है। ओके, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? पाथ डिफरेंस, दैट इज पाथ डिफरेंस x इज इक्वल टू लैम्डा बाई 8, है कि नहीं। पाथ डिफरेंस ऑफ टू इंटरफेरिंग वेव्स इज 1/8 ऑफ द वेवलेंथ, ठीक है। तो मतलब पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा है तो फेज डिफरेंस कितना है? 2 पाई। अगर पाथ डिफरेंस आपका लैम्डा बाई 8, ये समझिए क्यों आ रहा है, क्योंकि दिया हुआ है यहाँ पे लैम्डा बाई 8 है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 पाई इंटू 1/8, है कि नहीं भाई साहब। लैम्डा का 2 पाई है तो लैम्डा बाई 8 का कितना हो जाएगा? 2 पाई इंटू 1/8, ठीक है। तो ये हो गया कितना भाई साहब? आपका पाई बाई 4। तो आपका भाई साहब यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना हो गया? पाई बाई 4। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? ओके, अभी आपका मैक्सिमा जो है, ठीक है, याद कीजिए कितना होगा? इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ एनी पॉइंट विल बी हाउ मच? 4 I naught
सेंट्रल मार्क, हाँ, नहीं नहीं नहीं, कॉस स्क्वायर 5, ये आई स्क्वायर है, ये आई है, आई इज इक्वल टू, इसीलिए देखो आप कंफ्यूज हो गए, ठीक है, हाँ 4 I0, ठीक है, कॉस स्क्वायर 5/2, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, क्लियर, ओके। चलिए यहां पे आप द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट द पॉइंट, अभी आपको मालूम है इंटेंसिटी एट सेंट्रल पॉइंट इज I0, ठीक है, और ये इंटेंसिटी है भाई साहब, तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, आई, ठीक है, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट टू दैट एट द सेंटर ऑफ द ब्राइट फ्रिंज, मतलब I/I0 फाइंड करना है, ठीक है, कर लो भाई साहब, यहाँ पे ये हो जाएगा 4I0 कॉस स्क्वायर 5 भाई साहब यहाँ पे एक चीज तो अपना 1/8, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे आपका पाई हो गया π/4 ना, तो आपका चलिए ठीक है, यहाँ पे आपका कितना है भाई साहब, I0, है ना, आई की जगह पे ये लिखा, I0 की जगह पे ये लिखा, ये दोनों भाई साहब हो गया आपके कैंसिल, सॉरी क्या, आपका I0 और I0, तो ये हो गया 4 कॉस स्क्वायर 5/2, यार एक मिनट इनको जरा सॉल्व कीजिए फटाफट।
हाँ भाई साहब, रॉयल एनफील्ड। हाँ हेलो। यहाँ पे देखो cos स्क्वायर क्या आ गया?
तो भाई साहब यहाँ पे, अरे भाई साहब हो गया cos स्क्वायर 5/2। cos स्क्वायर 5/2 मतलब कितना हो जाएगा ये 4 cos स्क्वायर, ये हो गया 5 की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं पाई/4, तो ये हो गया कितना बोलो पाई/8। ठीक है, पाई/8 की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई साहब? ठीक है, तो आपका यहाँ पे cos 2 थीटा, cos 2 थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो cos पाई/4 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर पाई/8 -1, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं भाई साहब? ठीक है, तो cos पाई/4 की वैल्यू कितनी है 1/√2, इसको इधर ले लो +1 हो गया, ये हो गया 2 cos स्क्वायर पाई/8। समझ में आता है भाई साहब? ठीक है, ओके, तो ये हो गया कितना भाई साहब आपका cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर पाई/8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √2 + 1 अपॉन √2, तो 4 cos स्क्वायर पाई/8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √2 + 1 अपॉन √2 इंटू 4। ठीक है, समझ में आ रहा भाई साहब ये? ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे 4, हाँ तो 4 cos स्क्वायर पाई/8 चाहिए ना अपने को, I/I0 कितना है ना, I/I0 4 cos स्क्वायर पाई/8 हो गया ना, तो 2 cos स्क्वायर पाई/8 इतना आया, तो 4 cos स्क्वायर पाई/8 कितना आ जाएगा इंटू 2, हाँ सॉरी इसको इंटू 2 करेंगे। ओके, तो भाई साहब इसका कितना हो जाएगा 1.4। हेलो, हाँ अभी गए हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना भाई साहब 1.4 प्लस 1 अपॉन 1.4 इंटू 2, तो ये हो गया आपका कितना 0.7, तो ये हो गया आपका कितना बोलो 2.4 अपॉन 0.7, तो ये हो गया 24/7। ठीक है, इसका जितना भी आंसर आएगा भाई साहब 7 3 21। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? यहाँ पे आंसर गलत हो गया है, आंसर गलत इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे इस 4 को ले लिया है लोगों ने, 4 को इधर ले लिया है। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके, एक्चुअली 4 उधर जाना चाहिए था, 4 cos स्क्वायर, मतलब ये वाला 4 इधर जाएगा ना भाई साहब, ये होना चाहिए था, है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत बढ़िया भाई साहब। ओके, 2023 का सैंपल क्वेश्चन पेपर का सवाल है, अ नैरो स्लिट इज इल्यूमिनेटेड बाय अ पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है, इक्वल टू भाई साहब यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू कितनी दी हुई है 6000 एंगस्ट्रॉम, दैट इज भाई साहब 6000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ये हो गया लैम्डा की वैल्यू, एंड द एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम इन द रिजल्टिंग डिफ्रैक्शन पैटर्न इज मेजर्ड। ठीक है, एंगुलर विड्थ भाई साहब कितना हो जाता है, अभी पढ़ा था भाई साहब, λ/d, देख लो भाई साहब अभी पढ़ा, तो यहाँ पे एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज इक्वल टू 2 λ/d। ठीक है, इट विल बी 2 λ/d। लीनियर विड्थ कितना होता है 2 λd/d, और ये हो जाएगा 2 λ/d। ठीक है, तो दिस इज एंगुलर विड्थ। ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे एंगुलर विड्थ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंगुलर विड्थ की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब 2 λ/d। ठीक है, ओके, is equal to, and the angular width of the central maximum is measured when the slit is next illumined by a light of wavelength lambda dash। ठीक है, तो एक और लाइट ले लिया हमने, the angular width decreases by 30%। तो ये आपका पहला एंगुलर विड्थ है 2d। अभी आपने दूसरा एक आपने स्लिट विड्थ तो चेंज नहीं किया है, तो डी रहेगा, है ना? समझ में आ रहा है भाई साहब? स्लिट विड्थ आपने चेंज नहीं किया है, तो स्मॉल डी रहेगा, लैम्डा की जगह पे लैम्डा डैश हो गया, और ये लेट से आपका नया एंगुलर विड्थ हो गया। ये नया एंगुलर विड्थ भाई साहब कितना है, इट इज डिक्रीजेस बाय 30%। तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं, डब्ल्यू डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30% का डिक्रीज हुआ है, तो मतलब 70% का रह गया, 70% का किसका रह गया, इसका रह गया, मतलब 70/100 ऑफ डब्ल्यू। क्या ये समझ में आ रहा है? एंगुलर विड्थ, नया जो एंगुलर विड्थ है दैट विल बी 70% ऑफ द ओरिजिनल एंगुलर विड्थ, दैट इज हाउ मच 7/10 डब्ल्यू। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके, तो आप कर लो यहाँ पे, ये गया डब्ल्यू इज इक्वल टू 2 λ/d, और डब्ल्यू डैश की वैल्यू हो जाएगी 2 λ-d, तो डब्ल्यू/डब्ल्यू डैश, तो ये हो गया डब्ल्यू इज इक्वल टू 2 λ/d, ये हो जाएगा 7/10 डब्ल्यू इज इक्वल टू 2 λ-d। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर मैंने इसको डिवाइड किया तो ये कितना हो जाएगा बोलो, W by 7 by 10 W is equal to 2 lambda by D upon 2 lambda dash by D। तो ये W और W भाई सब कैंसिल हो गया, D और D कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, तो lambda by lambda dash is equal to 10 by 7। ठीक है, lambda by lambda dash, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ lambda। तो आपका भाई साहब यहाँ पे कैलकुलेट द वैल्यू lambda dash है, तो lambda dash into 10 will be equal to 7 into lambda, that will be lambda dash is equal to 7 बाई 10 इंटू लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू कितनी है, तो ये हो जाएगा 7 बाई 10 इंटू 6000 इंटू 10 रेज टू माइनस 10। तो ये हो गया आपका कितना, 7 6 42, 4200 इंटू 10 रेज टू माइनस 10, so that will be how much, 4200 एंगस्ट्रॉम, 4200 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट, क्विक 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 जल्दी से। हो गया, डन डन डन। एस्टिमेट द नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस ऑन द ईदर साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय डिफ्रैक्शन सेटअप विद स्लिट विड्थ ऑफ। तो मतलब ये है ना, देखो डार्क फ्रिंज है, अरे भाई साहब क्या करना है, क्या करना है, ये आपका डिफ्रैक्शन पैटर्न है, देखो ये टर्न 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 ऐसे जा रहा है, वैसे यही वैसे वैसे, ठीक है। तो कितने डार्क फ्रिंजेस हैं दोनों साइड में, ये पूछा है आपसे। डार्क फ्रिंज का क्या फॉर्मूला है भाई साहब? हाँ, डिफ्रैक्शन का, बढ़िया चलाओ भाई साहब। हाँ जी, बोले बोले बोलिए। देख रहे हैं भाई साहब, अरे ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा होता है भाई साहब, ए मतलब लिख लो, डी लिख लो, चलो डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, ये होता है डार्क फ्रिंज का अपना मिनिमा का कंडीशन। दिस इज बेसिकली मिनिमा का कंडीशन। जो आपका वाईडीएससी में इंटरफेरेंस में मैक्सिमा का कंडीशन होगा, वही डिफ्रैक्शन में मिनिमा का कंडीशन हो जाएगा, और जो वाईडीएससी में आपके इंटरफेरेंस में मिनिमा का कंडीशन होगा, वही डिफ्रैक्शन वाईडीएससी में मैक्सिमा का कंडीशन हो जाएगा। ठीक है, तो डी साइन थीटा इज इक्वल टू आर, इसको जरा कैलकुलेट कीजिए फटाफट।
ठीक है भाई साहब। तो यहाँ पे आपका स्लिट विड्थ दिया हुआ है कितना है, ई की वैल्यू दी हुई है 5 इंटू टेन रेज टू माइनस, तो ये हो गया आपका 5 इंटू टेन रेज टू माइनस सिक्स। साइन थीटा, अभी देखो साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1, 1 कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज इक्वल टू एन, एन आपको यहाँ पे नहीं मालूम, इंटू लैम्डा, लैम्डा इज 600 नैनोमीटर, तो 600 इंटू टेन रेज टू माइनस 9, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 इंटू टेन रेज टू माइनस सिक्स अपॉन ये 600 मतलब 6 इंटू टेन रेज टू माइनस 7, तो 6 8 जा 48, तो ये हो गया 6, ये हो गया 5, 6 8 जा 48, 6 3 जा, तो 0.83 हो गया इंटू टेन रेज टू माइनस सिक्स, माइनस सिक्स माइनस माइनस 7, तो 0.83 इंटू टेन रेज टू माइनस या प्लस 1, ठीक है, प्लस 1, ठीक है, तो ये हो गया 8.3, दिस विल बी 8.3, 8.3 नहीं हो सकता, तो 8 हम यहाँ पे मतलब 8.3, 1 2 3 4 5 6 7, 8.3 नहीं हो सकता, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस विल बी 8। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। सो दिस विल बी द नंबर ऑफ फ्रिंजेस, भाई साहब ये सब याद रखना है आपको, 8.3 आ रहा है, तो 8 डार्क फ्रिंजेस विल बी सीन ऑन ईदर साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। क्लियर है, जो आपका भाई साहब इंटरफेरेंस में वाईडीएसी में मिनिमा का कंडीशन होता है, वही चीज वाईडीएसी में डिफ्रैक्शन के लिए मैक्सिमा का कंडीशन देगा, और जो भाई साहब इंटरफेरेंस में आपका मैक्सिमा का कंडीशन होता है वही मिनिमा का कंडीशन देगा, ठीक है। ओके, सैंपल क्वेश्चन पेपर है 2021 का, टू वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेस एस एंड एस डैश सुपर इम्पोज एट एक्स एज शोन इन द फिगर, if x is a point on the second maxima, sx minus s dash x is 4.5, ठीक है, calculate the wavelength of the waves। मैंने दो घड़ियां थी, दोनों को गायब कर दी, एक वो टुन्नू सा रहे, फिर भी लोग मुंडी घुमा के घड़ी देख रहे हैं भाई साहब। हो जाएगा भाई साहब, देखो पाथ डिफरेंस यहाँ पे आपका मिनिमा है, देखिए मिनिमा का भाई साहब क्या कंडीशन होता है, अरे बोलिए ना भाई साहब, अरे बोलेंगे तो होगा ना, मिनिमा का कंडीशन पाथ डिफरेंस, नहीं नहीं, अरे वो डिफ्रैक्शन है, ये इंटरफेरेंस है, तो बोल तो रहा हूं, दोनों को कंफ्यूज मत करो। वाईडीएसी में डिफ्रैक्शन जो होगा वो लास्ट में आता है, पहले आप वाईडीएसी में इंटरफेरेंस ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये कितना है, 2n माइनस वन इंटू लैम्डा बाई टू होगा भाई साहब, पाथ डिफरेंस, ठीक है। ये हो गया आपका पाथ डिफरेंस, यहाँ पे क्या है देखो, एस डैश एक्स माइनस एक्स एस आपको क्या दे रहा है, पाथ डिफरेंस ही तो दे रहा है, तो आपका भाई साहब ये पाथ डिफरेंस हो गया, डेल्टा या एक्स जो भी आप बोलना चाहें इसको, पाथ डिफरेंस इज 2n माइनस वन, ये n की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना दिया हुआ है भाई साहब, 4.5, दैट इज इक्वल टू 2n माइनस वन इंटू लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई टू मतलब कितना हो गया भाई साहब आपका, इफ x इज अ पॉइंट ऑन द सेकंड मिनिमा, हाँ हाँ सेकंड मिनिमा, चलिए भाई साहब तो कैलकुलेटर, चलिए तो सेकंड मिनिमा मतलब 2 इंटू टू माइनस वन इंटू लैम्डा बाई टू, तो ये हो गया आपका भाई साहब 3 लैम्डा बाई टू, तो दैट इज 1.5 लैम्डा इज इक्वल टू 4.5, लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4.5 बाई 1.5 दैट इज 15 थ्री, तो लैम्डा की वैल्यू हो गई भाई साहब 3, ठीक है। लेकिन सेंटीमीटर मीटर क्या आएगा भाई साहब, सेंटीमीटर में आएगा ना, 3 सेंटीमीटर तो बहुत बड़ा वेवलेंथ हो गया भाई साहब, क्या यही आंसर है, ये भाई साहब, ठीक है, 3 सेंटीमीटर, आर वी क्लियर, ओके। राइट टू पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन एन इंटरफेरेंस पैटर्न एंड डिफ्रैक्शन पैटर्न, इंटरफेरेंस पैटर्न और डिफ्रैक्शन पैटर्न में, ठीक है, 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस क्या क्या हो जाएगा, थ्योरी का क्वेश्चन है, द इंटरफेरेंस पैटर्न हैज अ नंबर ऑफ इक्वली स्पेस्ड ब्राइट एंड डार्क बैंड्स, तो ब्राइट एंड डार्क बैंड्स इक्वली स्पेस्ड है, द डिफ्रैक्शन पैटर्न हैज अ सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमम व्हिच इज ट्वाइस एज वाइड एज द अदर मैक्सिमम, ठीक है। तो आपका डिफ्रैक्शन पैटर्न, द इंटेंसिटी फॉल्स, यहाँ पे इंटेंसिटी भाई साहब गिरती रहेगी, जैसे जैसे आप सेंट्रल ब्राइट से इस तरफ जाते रहेंगे तो इंटेंसिटी भाई साहब आपकी मिनिमम होती जाएगी, किसमें, डिफ्रैक्शन में। इंटरफेरेंस पैटर्न है ना, नंबर ऑफ इंटरफेरेंस में मतलब इक्वल स्पेसिंग है, ठीक है, इक्वली स्पेस्ड ब्राइट एंड डार्क बैंड्स, क्योंकि यहाँ पे आपका डी लैम्डा बाई डी जो फ्रिंज विड्थ है वो सेम रहने वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब आपका इक्वली स्पेस्ड ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस है, ठीक है, चाहे दो सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेस हो चाहे दो सक्सेसिव डार्क फ्रिंजेस हो, द डिफरेंस बिटवीन देम विल बी डी लैम्डा बाई डी, ठीक है। The intensity falls as we go to successive maxima away from the center on either side. We observe the interference pattern by
causing two waves originating from the two narrow slits, ठीक है, तो ये आपका इंटरफेरेंस, दो नैरो स्लिट से इंटरफेरेंस हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव एज एप्लीकेबल. द डिफ्रैक्शन पैटर्न इज अ सुपरपोजिशन ऑफ अ कंटिन्यूअस फैमिली ऑफ वेव्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ईच पॉइंट ऑन अ सिंगल स्लिट. ठीक है, कह रहे भाई साहब, तो ये आपका भाई साहब थियरी का क्वेश्चन है. डिफाइन अ वेव फ्रंट, 2024 का सैंपल क्वेश्चन पेपर का सवाल है. ठीक है, डिफाइन अ वेव फ्रंट, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ रे using Huygens construction of secondary wavelets. Draw a diagram showing the passage of a plane wavefront from a denser to a rarer medium. Use it to verify Snell's law, मतलब रिफ्रैक्शन. वही आपका भाई साहब ऐसे ड्रॉ करोगे और ये ऐसे हो जाएगा. ठीक है, उसमें आप साइन आई बाई साइन आर आपको निकालना है. ठीक है, ओके. तो इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर, तो आपका ये वाला क्वेश्चन करते हैं भाई साहब. तो ये वाला आपका थियरी का क्वेश्चन है, ये वाला करते हैं भाई साहब थर्ड वाला. ठीक है, इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या दी हुई है भाई साहब, 600 नैनोमीटर, दैट इज 600 into 10 raised to minus 9 मीटर, दैट विल बी हाउ मच, 6 into 10 raised to minus 7 मीटर. ये हो गया भाई साहब लैम्डा. ठीक है, एंड द एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज इज 0.1 डिग्री. एंगुलर विड्थ इज 0.1 डिग्री. एंगुलर विड्थ क्या होता है भाई साहब, व्हाट इज एंगुलर विड्थ, 2 लैम्डा बाई डी, ये होता है आपका एंगुलर विड्थ. दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 0.1. ठीक है, अभी ये 0.1 डिग्री को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेडियंस में करना पड़ेगा. ठीक है, तो आपका भाई साहब 180 डिग्रीज कितना होता है, 180 डिग्रीज होता है आपका पाई रेडियंस. ठीक है, तो आपका भाई साहब इसका कितना हो जाएगा, 1 डिग्री विल बी इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियंस. तो 0.1 डिग्री विल बी इक्वल टू, तो 0.1 मतलब आपका यहाँ पे 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बाई, तो पाई बाई 1800 हो जाएगा. दिस विल बी पाई बाई 1800, है ना, पाई बाई 1800 हो जाएगा. सो भाई साहब यहाँ पे 2 लैम्डा. ठीक है, तो आपका 2 लैम्डा बाई डी, तो 2 इंटू लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 6 इंटू 10 रेज टू माइनस 7 अपॉन भाई साहब यहाँ पे डी. डी की वैल्यू हो जाएगी कितनी भाई साहब, डी की वैल्यू हो जाएगी, ये 0.1 डिग्री को हम नीचे लेंगे, दैट इज पाई बाई 1800, पाई बाई 1800. ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना, 2 इंटू 6 इंटू 10 रेज टू माइनस 7 इंटू 18 इंटू 10 रेज टू 2 अपॉन 3.14 इज इक्वल टू डी. ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब, इसका जितना आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा. राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन इंटरफेरेंस पैटर्न एंड डिफ्रैक्शन पैटर्न. ठीक है, तो यहाँ पे देखो, दिस इज अगेन, ये आपका भाई साहब एक रे आ रहा है, इंसिडेंट रे, यहां से यहां जाने में उसको टाइम टी लगा, यहां से यहां जाने में भी सेम टाइम टी लगा, लेकिन इसमें मीडियम में स्पीड है v1, इस मीडियम में स्पीड है v2. ठीक है, तो साइन आई बाई साइन आर करेंगे जैसा हमने शेयर किया आज. ठीक है, ओके, सो दिस विल बी साइन आई बाई साइन आर. दूसरा वाला है भाई साहब आपका एंगुलर विड्थ. ठीक है, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के ये आपके थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं, इस पे सवाल बनेंगे. देखो इंटरफेरेंस में कोई घटाव नहीं होगा, ऑल विल बी द सेम, सेंट्रल बाइट से लेकर बाकी सारे जितने भी फ्रिंजेस हैं दे विल ऑल बी द सेम. ठीक है, कुछ घटेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे देखो आपका सेंट्रल से ये घटता चला जाए, दिस विल बेसिकली रिड्यूस. ठीक है, सो इट इज अ रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन between secondary wavelets coming from two coherent sources. It is a result of superposition between secondary wavelets coming from different sources. ये भाई साहब इंटेंसिटी ऑफ लाइट हो गई, ये हो गया भाई साहब. ऑल ब्राइट फ्रिंजेस आर ऑफ द सेम विड्थ एंड सेम इंटेंसिटी. ठीक है, देयर आर ऑफ वेरिंग विड्थ एंड वेरिंग इंटेंसिटी. अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर ऑब्जर्वेबल, ओनली अ फ्यू डिफ्रैक्शन बैंड्स आर सीन. ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, ये आपका स्टेट बोर्ड का सवाल है. ठीक है, 2023 का. द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट विच रिमेन्स अनचेंज्ड when it travels from one medium to another. वेवलेंथ एक तो दूंगा ना, जेलर वाला शर्ट पहन के आया, जेल में जा तू. प्रॉपर्टी ऑफ लाइट विच रिमेन्स अनचेंज, क्या होगा, फ्रीक्वेंसी. भाई साहब कभी भी मीडियम अगर चेंज होता है तो उसमें आपकी एक प्रॉपर्टी जो चेंज नहीं होती है वो है फ्रीक्वेंसी. ठीक है, सो दिस विल बी बच्चा पार्टी फ्रीक्वेंसी. द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट विच रिमेन्स अनचेंज विल बी फ्रीक्वेंसी. ठीक है, ओके ओके ओके. In Doppler effect of light, the term redshift is used for frequency decrease. ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है तो रेड शिफ्ट, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है तो आपका मतलब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, जा रहा है लाइट. ठीक है, आपसे दूर जा रहा है, फ्रीक्वेंसी अगर डिक्रीज हो रही है और फ्रीक्वेंसी अगर आपकी तरफ आ रहा है. ठीक है, सो दैट विल बी ब्लू शिफ्ट. ओके, टू कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट हैविंग इंटेंसिटी, जैसे मैंने आपको बोला था भाई साहब, देखो ये 2019 का स्टेट बोर्ड का सवाल है. ठीक है, हैविंग इंटेंसिटी
ratio 81:1 produce interference fringes. Calculate the ratio of intensities at the maxima and minima in the interference pattern. चलिए फटाफट करना भाई साहब इसको जल्दी से. 2 coherent sources of light 81:1 produce interference fringes. ठीक है. इंटेंसिटी की रेशियो क्या है भाई साहब? तो यहां पे अपन क्या लिख सकते हैं? I1 बाई I2. ये इंटेंसिटी रेशियो दिया हुआ है आपको 81:1. क्या ये समझ में आ रहा है? ओके. कैलकुलेट द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ द मैक्सिमा एंड मिनिमा. तो मैक्सिमा इज टू मिनिमा क्या हो जाएगा? I max अपॉन I मिनिमम. बोलो बोलो जल्दी से बोलो क्या हो जाएगा? हाँ ओके. क्या था भाई साहब आपका आई मैक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? स्क्वायर. ओके भाई साहब अंडर रूट आई वन का स्क्वायर प्लस अंडर रूट आई टू का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट आई वन का स्क्वायर माइनस आई टू का स्क्वायर. ये है ना भाई साहब? नहीं, अंडर रूट आई वन का स्क्वायर. ओके बढ़िया. ठीक है. अंडर रूट आई वन का स्क्वायर माइनस अंडर रूट आई टू का स्क्वायर अंडर रूट आई वन का स्क्वायर प्लस अंडर रूट आई टू का स्क्वायर. ठीक है. हाँ अंडर रूट आई वन माइनस अंडर रूट आई टू. कंफ्यूज क्यों हो रहा हूँ भाई साहब मैं? आई मैक्स आई मैक्स. तो ये हो गया अंडर रूट आई वन प्लस अंडर रूट आई टू. इसका भाई साहब हाँ ठीक है. अंडर रूट आई वन माइनस अंडर रूट आई टू. इसका भाई साहब स्क्वायर. है ना? ठीक है. ओके. अगर अपन ने भाई साहब यहाँ पे अंडर रूट आई वन को निकाला या अंडर रूट आई टू को कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? अंडर रूट आई वन अपॉन अंडर रूट आई टू प्लस वन. ठीक है. इसका भाई साहब होल का स्क्वायर अपॉन यहाँ पे बोलो कितना हो जाएगा? अंडर रूट आई टू को निकाला. ठीक है. अंडर रूट आई वन बाई अंडर रूट आई टू अंडर रूट आई टू माइनस वन. इसका भाई साहब होल का स्क्वायर. सो दिस विल बी अंडर रूट आई टू का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट आई वन का स्क्वायर. दिस इज इंटू 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 अंडर रूट आई वन अपॉन अंडर रूट आई टू प्लस वन. इसका स्क्वायर अपॉन अंडर रूट आई वन अपॉन अंडर रूट आई टू माइनस वन. इसका स्क्वायर. है ना? तो ये दोनों तो भाई साहब हो गया आपके कैंसिल. आप मान लेते हैं लेट अंडर रूट आई वन अपॉन अंडर रूट आई टू. लेट्स अगर मान लिया मैंने आर कोई रेशियो है. ठीक है. ओके तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो? आर प्लस वन का स्क्वायर अपॉन आर माइनस वन का स्क्वायर. ये हो गया आपका आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम. ठीक है.
ओके, अभी देखो यहाँ पे I1/I2, तो I1/I2 कितना है? इतना है। तो अगर मैंने अंडर रूट I1/I2 कर दिया तो कितना हो जाएगा बोलो? 9/1। और यही भाई साहब आपका क्या हो जाएगा? तो दिस विल बी 9/1। तो आर की वैल्यू अपन ने क्या ली हुई है यहाँ पे? आर की वैल्यू ली हुई है अंडर रूट I1, है ना? ये हो गया। आर की वैल्यू मतलब कितनी हो गई? अंडर रूट I1/I2, दैट मीन्स हाउ मच? 9। आर की वैल्यू हो गई 9। इसको कर लो अभी भाई साहब। तो ये हो गया आपका 9+1 का स्क्वायर अपॉन 9 - 1 का स्क्वायर। सो दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच? 9+1 दैट इज 10, 10 का स्क्वायर अपॉन 8 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 100 × 100, ठीक है? 8 × 8, हाँ, अरे सॉरी 10 × 10, 10 × 10, 2 4 8, 2 5 10, 2 4 8, 2 5 10, तो ये हो गया आपका कितना? 25/16, ठीक है? तो अंडर रूट आई, तो आपका आई मैक्स बाई आई मिनिमम, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 25/16, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 25/16, ठीक है? ओके ओके ओके, 25/16 क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके, चलिए, लेट बी बी द विड्थ ऑफ द प्लेन इंसिडेंट वेव फ्रंट इज फाउंड टू बी डबल ऑन द रिफ्रैक्शन इन डेंसर मीडियम if it makes an angle of 65 degree with the normal, calculate the refractive index for the denser medium. B be the width of the plane incident wavefront is found to be double. अभी भाई साहब देखो ऐसा कर लो इसको, तो समझो ये आपका भाई साहब मीडियम है, ये गया ऐसे, ये गया ऐसे। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है भाई साहब? ये डबल हो जा रहा है, ये विड्थ जो है वो डबल हो जा रही है। मतलब यहाँ पे आप समझ लो ये वाला जो विड्थ है, तो यहाँ से अपन ने परपेंडिकुलर डाला, है ना? अभी यहाँ से अपन परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है? ये तो यहां तक ही पहुंचा है, तो यहां से ये हो गया आपका भाई साहब रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ये है आपका क्या? रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। दिस इज रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। और ये वाला क्या हो जाएगा भाई साहब आपका? इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट, ठीक है? ये आप भाई साहब अगर कर लोगे, ये हो गया आपका आई, ठीक है? ये हो गया आपका आई, ये हो जाएगा ऑब्वियसली आपका भाई साहब, ये अगर समझ लो तो ये हो गया भाई साहब अगर आपका आर, तो ऑब्वियसली ये वाला हो जाएगा आपका आर, ये वाला एंगल हो जाएगा आपका आर। अगर ये आई है तो ये वाला एंगल आई होगा, ये वाला अगर आपका आर है तो ये वाला एंगल आपका आर हो जाएगा, ठीक है? ओके, तो समझ लो ये आपका सी डी, ये आपका ए, ठीक है, और ये आपका लेट से बी है। अभी आपका ये जो बी डी है, मतलब देखो ये आपका रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, ये आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट है, तो बी डी जो है वो क्या हो गया है? ट्वाइस ऑफ ए सी हो गया है, यही बोला जा रहा है। देखो, the width b of a plane incident wavefront is found to be doubled on the refraction in denser medium. यहाँ पे आपका I का वैल्यू, BD is equal to twice of AC, ठीक है? समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, चलिए यहाँ पे साइन आई की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी? साइन आई, या ऐसे कर लो भाई साहब, देखो कॉस ऑफ आई, ये कितना हो जाएगा बोलो? कॉस ऑफ आई मतलब ये हो गया आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज AC बाई CD। और भाई साहब बोलो कॉस आर की वैल्यू कितनी होगी? कॉस आर की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज BD अपॉन CD, है ना भाई साहब? कॉस आई बाई कॉस आर कर लो, या कॉस आर बाई कॉस आई कर लो, ठीक है? ये कितना हो जाएगा बोलो? BD अपॉन CD, और ये हो गया आपका AC अपॉन CD, ठीक है? BD की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? ट्वाइस ऑफ AC, ठीक है? और AC की वैल्यू भाई साहब, AC कैंसिल हम, तो कॉस आर की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी? ट्वाइस इंटू कॉस ऑफ आई। अब ये आपको फाइंड करना है भाई साहब, 2 कॉस ऑफ 65, ठीक है? ये आप टेबल देखकर फाइंड करेंगे तो आपका कॉस आर आ जाएगा, कॉस आर आ गया,
तो साइन आर निकालना पड़ेगा। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा आपका, दिस विल बी इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, तो ये आपको टेबल देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे आपका cos ऑफ 2 cos 65 मतलब 2 into 0.4226, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos इनवर्स ऑफ दिस, दैट इज r इज 34.95। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये हो गया भाई साहब। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके।